हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 11th के वीडियो में आ गए, ठीक है। और 11th का मैंने थोड़ा कुछ और वीडियोस हमने डाले थे, इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्री का डाले थे, ठीक है। तो आप वो एकदम देख लेना, क्योंकि 11th क्लास में सबसे ज़्यादा जो एकदम काम आता है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री काम आता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी काम आता है, ठीक है। क्योंकि नंबर 10th में भी रियल नंबर पढ़े थे, और उसके बाद रियल नंबर के बाद 9th में हम लोग क्या पढ़े थे, 8th में हम क्या पढ़े थे, 8th में रेशनल नंबर, फिर 9th में नंबर सिस्टम, 10th में याद करो, 10th में रियल नंबर याद है ना। अभी 10th पढ़ के आए थे, 10th का रियल नंबर और 9th का नंबर सिस्टम और 8th का रेशनल नंबर। और इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि 11th में सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले पढ़ना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हालांकि वो चैप्टर 5 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चैप्टर नंबर 5 से तुम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में सबसे पहला चैप्टर होना चाहिए। कोई बात नहीं, आपके स्कूल में अगर चैप्टर 1 अगर स्टार्ट है तो हम लोग भी चैप्टर 1 पे आ गए, ठीक है। आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो वैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर करा दिए हैं, अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर देखना। और ट्रिग्नोमेट्री तो आगे आपको क्लास 12 में कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लास 12 में काम आएगा, कैलकुलस में। क्लास 11 12 के फिजिक्स में हम काम आएगा, सर ने एकदम बेसिक जब फिजिक्स जब पढ़ाए होंगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए होंगे आपको, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का काफी इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए मैंने पहले रियल नंबर और रियल नंबर के बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे, ठीक है। और उसके बाद अब बच्चों का डिमांड है कि स्कूल में सेट चालू हो गया, या फिर बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे हैं सर पहले चैप्टर 1 पढ़ा दीजिए, चैप्टर 1 पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो चैप्टर 1 पढ़ लो, ठीक है। लेकिन मैं मैं बोलता हूँ कि क्लास 11th में पहला चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है, पहले पढ़ना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद पढ़ना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप कुछ भी पढ़ो मैथ्स में। अब तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है। मैथ्स का कोई भी अपना चैप्टर उठा करके आप पढ़ सकते हो, जब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से आता है, तो ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ेंगे स्कूल में, अगर नहीं पढ़ेंगे तो अपने बुक में थोड़ा बहुत देखेंगे या फिर अपने सीनियर से बात करेंगे। सब लोग यही बोलते हैं अरे यार पहला चैप्टर सेट रिलेशन फंक्शन, क्लास 12 में का भी पहला चैप्टर, क्लास 12 का भी ये पहला चैप्टर है, ठीक है। तो क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन और क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट, ठीक है। तो ये 11th में भी है, और इसी का एडवांस वर्जन मतलब इसी का आगे का पोर्शन क्लास 12 में है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं क्लास 12 के बोर्ड में, तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जैसे आप सीनियर से अगर बात करोगे तो वो लोग बोलते हैं पूरा थ्योरी है, कुछ भी नहीं एकदम आता समझ में, बहुत एकदम हार्ड है। ये हार्ड कुछ भी नहीं है, अगर आप इंजॉय करके अगर पढ़ोगे, मजे लेकर के अगर पढ़ोगे, ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। डिफिनेशन रटते रहोगे, एनसीईआरटी का आप डिफिनेशन देख लो, ठीक है। सेट का डिफिनेशन एनसीईआरटी में कोई भी आपको डिफिनेशन जल्दी समझ में आएगा नहीं, आ भी गया तो आप भूल जाओगे, ठीक है। क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल है और उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरा अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये क्लास 12 में भी काम आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि सेट होता क्या। अब ये सेट हम लोग पढ़ना क्यों पड़ा, मतलब ये 11th और 12 में क्यों डाला गया, ठीक है। 9 10 में क्यों नहीं डाला गया, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना कि 9 10 में क्यों नहीं डाला गया सेट को, 11 12 में एकदम क्यों डाला गया, और ये क्यों पढ़ाते क्यों है सेट का काम कहाँ है, ठीक है। सेट रिलेशन फंक्शन ये सब काम कहाँ पे आता है, तो आज हम लोग देखेंगे कि सेट का कहाँ काम आता है, ठीक है। तो सेट जैसे आपने देखे होंगे कि कहीं भी ना पूछा जाता है कि एक सेट में एकदम खड़े हो जाओ, ठीक है, या फिर एक सेट में एकदम बुक को एकदम रखो। जैसे अगर आप किसी लाइब्रेरी में अगर जाओगे, ठीक है, लाइब्रेरी में अगर जाओगे तो यहाँ पे एकदम लिखा होता है क्लास, ठीक है, 10th बुक, ठीक है, क्लास 10th बुक का यहाँ पे नोटिस लगा होता है, ठीक है। एक ऐसा नोटिस लगा होगा कि क्लास 10th का यहाँ पे बुक है, मतलब अगर आप उस सेक्शन में अगर जाओगे लाइब्रेरी में तो उसमें सिर्फ क्लास 10th के बुक मिलेंगे, क्योंकि वो क्या है, वो सेट है, वो सेट है, सेट ऑफ क्लास 10th बुक, ठीक है। क्लास 10th का बुक का सेट है, वहां पे सेट लगा करके रखा हुआ है। अब इसमें भी सेट हम लोग लगा सकते हैं क्या, तो मैथ का एक सेट हम लगा दें, एक सेट यहाँ पे क्लास 10th का है तो साइंस लगा दो, एक सेट इंग्लिश का लगा दो, एक सेट और भी डिफरेंट सब्जेक्ट के लगा दो। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेट का मतलब अगर बोला जाए कि आपके के ग्रुप में 10 स्टूडेंट हैं, जिसमें से कि 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स है, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, देखो 5 बॉयज है और 5 गर्ल्स है, और इनको सेट करना है, मतलब ऐसे सेटिंग करना है, मतलब ऐसे इनको सेट करना है कि यहाँ पे 10 चेयर है, 9 10, ठीक है, 10 चेयर है, तो यहाँ पे अगर बॉय का बैठ गया तो यहाँ गर्ल, फिर यहाँ बॉय, यहाँ गर्ल, यहाँ बॉय, यहाँ गर्ल, यहाँ बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, चाहे जो भी आपको सेट लगाना है। अगर आपने 2 यहाँ पे गर्ल अगर बैठा दिए तो ये लोग तो बात करने लगेंगी, जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो प्रॉब्लम है ना, 2 लड़कियां बैठेंगी तो क्या करेंगी, बात करेंगी। तो इसलिए टीचर ने तो क्या बोला कि देखो भाई जितने भी 2 लड़कियों के बीच में एक लड़का होना चाहिए, 2 लड़कियों के बीच में एक लड़का होना चाहिए, नहीं तो ये लोग बात करने लगेंगे, ठीक है।
तो इसलिए दो लड़कियों, देखो दो लड़कियों के बीच में एक लड़का जरूर होना चाहिए, नहीं तो ये समझ लो बात को। तो यहाँ भी देखो दो बॉयज के बीच में एक गर्ल्स, या फिर दो गर्ल्स के बीच में एक बॉय, ताकि वो लोग बात नहीं करें, ठीक है। तो अगर 10 अगर स्टूडेंट है तो हम लोग ऐसा एक सेट लगाए, ठीक है। तो टीचर को क्या बोलेंगे कि भाई एक सेट में बैठ जाओ, ठीक है। या फिर जैसे आपके यहाँ टेस्ट नंबर होता होगा, ठीक है, टेस्ट नंबर होता होगा, तो आपको सेट 1 सेट 2 सेट 3 क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। सेट 1 सेट 2 सेट 3, मतलब सेट 1 में एक अरेंजमेंट है उसी, जैसे मैथ का सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3 है, मतलब 3 सेट है, तो उनमें भी सब में मैथ का ही क्वेश्चन है, क्योंकि वो मैथ का सेट है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कुछ क्वेश्चन का अरेंजमेंट होगा कि पहले 1 मार्क, फिर 2 मार्क, फिर 5 मार्क। वैसे सेट 2 में भी पहले 1 मार्क, फिर 5 मार्क, फिर 10 ये जो भी हो। फिर यहाँ पे सेट 3 में भी पहले 1 मार्क, फिर 2 मार्क, फिर 5 मार्क, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सेट लगाया गया है, ठीक है, एक एक सेट बनाया गया है कि ये सेट ए सेट है मैथ का। तो इसमें सारे, जैसे अगर 10 क्वेश्चन है तो इसमें से पहला क्वेश्चन 1 मार्क का, फिर 1 मार्क का, फिर 2 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 3 मार्क का, फिर 4 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सेट लगा देते हैं। अब वैसा ही सेटिंग यहाँ भी ना होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन दे दिए तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन दे दिए, नहीं, तो फिर वो सेट हो गया गड़बड़। फिर यहाँ पे हमने सेट लगाए, फिर दूसरा सेट अगर लगाएंगे तो उसमें भी 10 ही क्वेश्चन होना चाहिए। इसमें अगर पहले 1 मार्क, अगर 2 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं तो इसमें भी 2 क्वेश्चन 1 मार्क के, इसमें भी 2 क्वेश्चन 1 मार्क के, इसमें अगर 3 क्वेश्चन 5 मार्क के हैं तो सब में 3-3 मार्क के 5 क्वेश्चन के होने चाहिए। मतलब इसका क्या है, मतलब सेट का मतलब क्या होता है कि कुछ इसको क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट करना। जैसे यहाँ पे हमने सेट ऑफ क्लास 10th बुक, मतलब क्लास 10th के बुक का यहाँ पे सेट लगाया, मतलब इस रो में अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें सिर्फ क्लास 10th के बुक का अरेंजमेंट मिलेगा, यहाँ पे मैथ के बुक का अरेंजमेंट मिलेगा, यहाँ पे साइंस के बुक का अरेंजमेंट मिलेगा, यहाँ पे इंग्लिश के बुक का अरेंजमेंट मिलेगा, यहाँ पे बॉयज गर्ल्स का अरेंजमेंट मिलेगा, यहाँ पे टेस्ट में आपको मैथ का क्वेश्चन का अरेंजमेंट मिलेगा कि पहले 1 मार्क का, फिर 3 मार्क का, फिर 5 मार्क का। तो ये क्या होता है, सेट क्या होता है, सेट होता है अरेंजमेंट, ठीक है, समझ बात को। तो सेट का बेसिक जो नीड है वो क्यों पड़ा, अरेंजमेंट करने के लिए। अब अगर बहुत सारी चीज अगर आपको दी हुई है, जैसे आपको अगर 10 बुक अगर दिया जाए, ठीक है, 10 बुक अगर दिया गया है, और जिसमें से कि आपको एकदम ठीक है 10 बुक अगर दे दिया गया, 10 बुक, अब उसमें से 5 मैथ का है, ठीक है, 3 साइंस का है और 2 इंग्लिश का है। तो अब आप यहाँ मैथ का दम रख दो, फिर एक साइंस का रख दो, फिर यहाँ पे मैथ रख दो, फिर यहाँ पे साइंस रख दो, फिर यहाँ इंग्लिश रख दो, तो ये थोड़ा सेट गड़बड़ हो गया, ठीक है। क्योंकि अब आप मैथ का दम खोलने जाओगे तो लो मैथ का एक यहाँ चाहिए, फिर एक यहाँ चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सेटिंग इसका गड़बड़ हो गया। तो अच्छा सेटिंग क्या होता है, अच्छा सेटिंग क्या होता है कि यहाँ पे मैथ के 5 बुक को एक सेट में लगा दो, कि भाई कोई भी एकदम जाए तो एक सेट में मैथ का दम, ये एक सेट है यहाँ पे मैथ का बुक, मैथ का बुक, मैथ का बुक, ठीक है, ऐसा मैथ का बुक यहाँ पे। वैसे साइंस का बुक है तो उसको एक सेट में दम लगा दो। वैसे इंग्लिश का दम 2 बुक है तो उसको एक सेट में दम लगा दो, ठीक है, ताकि एकदम जगह तो दम उतना ही लगेगा, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे अरेंजमेंट अच्छा हो गया, ठीक है, कि चलो ये मैथ्स का रो है तो इसमें सिर्फ मैथ का, ये दम अरेंजमेंट ऑफ साइंस का बुक, यहाँ अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश का बुक। मतलब इसका क्या हो गया कि सेट का मतलब अरेंजमेंट तो है, अरेंजमेंट तो है, लेकिन कैसा, वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे इस रो में मैथ का बुक है तो सिर्फ मैथ का ही बुक होना चाहिए, यहाँ साइंस का बुक है तो सिर्फ साइंस का बुक होना चाहिए, यहाँ इंग्लिश का बुक है तो सिर्फ इंग्लिश का बुक होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, सेट का मतलब हो गया अरेंजमेंट, बिल्कुल अरेंजमेंट। लेकिन कैसा अरेंजमेंट, कुछ भी अरेंजमेंट कर दोगे कि यहाँ पे एक मैथ का बुक रख दिए, फिर यहाँ पे एक साइंस का बुक रख दिए, फिर यहाँ पे एक इंग्लिश का बुक रख दिए, तो ये तो हो गया, ये भी तो सेट है। लेकिन सेट नहीं है क्योंकि ये डिफाइन नहीं है ना, वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन क्या होता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ मैथ का बुक है तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो देखो भाई उस सेट में अगर आप जाओगे ना तो सिर्फ मैथ का बुक है, इस सेट में जाओगे तो सिर्फ साइंस का बुक है, इस सेट में जाओगे तो सिर्फ इंग्लिश का बुक है। जैसे यहाँ पे क्लास 10th का बुक है, यहाँ क्लास 10th के बुक है सेट में, अगर आप 9th का बुक डाल दो, अगर 8th का बुक डाल दो, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये तो सेटिंग गड़बड़ हो गया। तो सेटिंग का मतलब क्या होगा कि ये सेट है क्लास 10th का, मतलब ये डिफाइंड है कि इसमें सिर्फ क्लास 10th के बुक का सेट, ठीक है। अगर ये डिफाइंड है कि मैथ का बुक का सेट है तो इसमें सिर्फ मैथ का होना चाहिए, यहाँ साइंस का होना चाहिए, यहाँ सिर्फ इंग्लिश का होना चाहिए। और इन पूरे सेट में तो क्या लिखा गया है क्लास 10th का, तो यहाँ पूरे जो मैथ के जो बुक आएंगे ना वो सारे मैथ के बुक के कैसे होंगे, वो सारे मैथ के बुक 10th के होंगे, ये सारे साइंस के बुक 10th के होंगे, ये दोनों इंग्लिश के बुक 10th के होंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक 9th का लगा दिए एक 8th का लगा दिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेट क्या लगाया गया, सेट है 10th का, तो यहाँ 10th के सारे बुक है, ठीक है। और उसमें भी यहाँ पे मैथ में लिखा गया कि यहाँ सिर्फ मैथ होना चाहिए, यहाँ साइंस होना चाहिए, यहाँ इंग्लिश होना चाहिए, लेकिन उसी क्लास का होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि सेट हो गया अरेंजमेंट, बिल्कुल अरेंजमेंट। सेट का डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे, तो सेट को हम लोग डिफाइन करेंगे अरेंजमेंट
अरेंजमेंट ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया? वेल डिफाइंड, डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये बुक ऑब्जेक्ट है, ये नंबर 1 2 3 4 ये भी ऑब्जेक्ट हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। या फिर एनी ऑब्जेक्ट, मैथ में इसको भी हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, या फिर एनी थिंग्स यहां पे लिख लो, या फिर किसी भी नंबर को लिख लो, या किसी भी अल्फाबेट को लिख लो, कोई भी ऑब्जेक्ट। यहां साइंस वाला ऑब्जेक्ट का मीनिंग नहीं रखना है कि जो एकदम ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि जो स्पेस ऑक्युपाई करे, ना मैथ में ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी। ये 1 2 3 4 भी हम लोग मैथ में इसको ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, ठीक है। ये ए बी सी और डी ये भी हम लोग ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग ऑब्जेक्ट में ही बोल देते हैं, ठीक है। जनरली बोल देते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब आप समझदार हो चुके हो तो ये चीज समझ लो, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या फिर वेल डिफाइंड थिंग्स, या वेल डिफाइंड नंबर्स, या वेल डिफाइंड अल्फाबेट्स, वेल डिफाइंड एनीथिंग डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब क्या है कि ये डिफाइंड है ना कि यहाँ मैथ का बुक है, ये भी डिफाइंड है कि यहाँ साइंस का बुक है, ये भी डिफाइंड है कि ये इंग्लिश का बुक है। और वेल डिफाइंड मतलब ये कोई ये नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पे मैथ का बुक है तो चलो भाई 9th का भी डाल दे, 8th का भी डाल दे, या फिर कुछ भी डाल दे, ठीक है। चलो मैथ का बुक है तो कुछ भी एकदम डाल दे मैथ में, नहीं, एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब एकदम स्पेसिफिक, एकदम डिफाइंड होना चाहिए कि यहाँ पे क्लास 10th के मैथ का बुक है, यहाँ क्या है तो यहाँ क्लास 10th के साइंस का बुक है, यहाँ पे क्लास 10th के इंग्लिश का बुक है। तो सेट का मतलब क्या होगा कि वेल डिफाइंड, मतलब एक वेल का मतलब गुड डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक अच्छे तरह से उसको डिफाइन कर दो, ठीक है। ये एकदम डिफिनेशन में कुछ एकदम गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि हाँ चलो मैथ का बुक एकदम डाल दिए तो भाई सारे मैथ के बुक डाल दो जो भी एकदम रख दिए, नहीं, एकदम डिफाइंड जो आप करो ना कि मैथ का बुक है, क्लास 10th के बुक है तो क्लास 10th के मैथ का बुक, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब अच्छे से उसको डिफाइन करना है, जो भी आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो ना उसको अच्छे से डिफाइन करके रखना है और उसका अरेंजमेंट करना है, ठीक है। उसको अच्छे से अरेंज करना है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये चीज तो हम लोग समझ गए। अभी देखो, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस रखते हैं, या फिर आपके घर में अगर अलमारी है, ठीक है, तो आप रैक पे, रैक बोलो या फिर अलमारी जो भी आप बोलते हो, लाइब्रेरी में आप देखते होंगे कि एक एक ऐसा ये बना होता है, अलमारी बना होता है, ठीक है। और उस अलमारी में हम लोग रखते जाते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग कैसा रखते हैं कि भाई एक रो में यहाँ पे हम लोग, ठीक है, एकदम अलमारी में क्या रखेंगे, सिर्फ मैथ का बुक रखेंगे, फिर दूसरे अलमारी पे यहाँ पे साइंस का, यहाँ पे फिर इंग्लिश का। मतलब क्या है कि एक एक क्या है कि ये थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस सेपरेट कर देते हैं, क्यों? ताकि वो मिक्स नहीं हो। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब क्या है कि देखो अरेंजमेंट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा, तो बिटवीन कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट में हम लोग उसको रखेंगे। अब ये कर्ली ब्रैकेट कैसा होता है, तो कर्ली ब्रैकेट ऐसा होता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि उसका हम लोग एक स्पेशल घर बना देंगे, ठीक है। जैसे अगर बोला गया जू में आप जाते होंगे, चिड़ियाघर में, तो चिड़ियाघर में तो क्या होता है, लिखा होता है ना कि यहाँ पे सिर्फ एलिफेंट है, ठीक है, कि ये एकदम एलिफेंट है, तो वो एकदम डिफाइंड है कि उधर जितने रहेंगे वो क्या है, एलिफेंट है। पहली बात डिफाइंड है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या हो गया कि वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, उसमें हम लोग अरेंजमेंट कर दिया एलिफेंट का, ठीक है, जू में। लेकिन हम लोग उसका एक एक घर बनाएंगे, ठीक है, कि चलो ये इतने दूर में सिर्फ एलिफेंट रहेंगे, फिर से इतने दूर में सिर्फ हॉर्स रहेंगे, इतने दूर में लायन रहेंगे, फिर से इतने दूर में ये रहेंगे। तो वो क्या होता है, अरेंजमेंट तो है। जैसे अभी हम लोग अरेंजमेंट करते हैं कि भाई देखो इतने दूर में हम लोग सिर्फ मैथ का बुक रखेंगे, इतने दूर में हम लोग सिर्फ साइंस का बुक रखेंगे, इतने दूर इंग्लिश का बुक रखेंगे। तो ये क्या होता है, ये एक घर बना देते हैं हम लोग, ठीक है, कि भाई देखो इस घर में हम लोग क्या रखेंगे, तो इस घर में सिर्फ मैथ का बुक रखेंगे, इस बुक में हम लोग क्या, ये दूसरा कोई घर है तो इस घर में हम लोग साइंस का बुक रखेंगे। अभी हम लोग सेट को हम लिखते कैसे, कैपिटल लेटर से, ठीक है, कैपिटल लेटर ए, कोई सेट है, सेट मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। तो पहली बात कि हम लोग वेल डिफाइंड कोई चीज कर लेते हैं, तो जैसे नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। अब ये नंबर लेस देन 10 ये क्या वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। क्यों है वेल डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे हम डिफाइन कर दिया गया है कि ये एक सेट है। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ठीक है। तो ये हम याद रखना, कभी स्मॉल में नहीं लिखना है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर में हम लोग सेट को लिखते हैं, मतलब एक घर का हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है, कि ये एक घर है, उस घर का नाम ए है, तो ए एक सेट है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स करेंगे। तो क्या अरेंजमेंट करेंगे, तो डिफाइन क्या है कि नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा वाला नंबर। तो इसमें क्या आएगा, तो इस घर में, ये घर हम लोग बनाएंगे, तो इस घर में लेस देन 10, 10 से छोटा नंबर, एंड नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर अगर होगा, या फिर यहाँ पे हम लोग और नंबर लिख देते, थोड़ा कम हो जाएगा, और नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन क्या क्या कर दिए कि ये कोई सेट है, ठीक है, कैपिटल लेटर में हम लोग लिखेंगे, और इसमें क्या है, ये सेट क्या है, तो डिफाइन किया गया है। डिफाइन किया गया है क्या, कि नंबर लेस देन 10 एंड ऑड नंबर। तो 10 से छोटा और ऑड नंबर क्या होता है, 1 के बाद 2 नहीं होता, ऑड नंबर 3, फिर 5, 7 और 9, ठीक है। ऑड नंबर 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, यहाँ 4 का 6 नहीं होगा और 8 नहीं होगा, वो सब इवन होंगे, ठीक है। तो इस घर में देखो एक वेल डिफाइंड है। इसमें आप बोल सकते हो कि इस घर में क्या है, तो इस घर में ऑड नंबर है, सिर्फ इस घर में ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है। और कैसे ऑड नंबर है, तो वो 10 से लेस वाले ऑड नंबर है, ठीक है, 10 से। तो ये इस घर में कौन रहता है, उसका आइडेंटिटी क्या है, ये तो घर हो गया। जैसे यहाँ पे हम लोग एक घर बनाए थे ना, यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग मैथ का बुक रखेंगे, ठीक है। वैसे आपके घर का नाम होता है, आपके कॉलोनी का नाम होता है, आपके देश का नाम होता है, आपके राज्य का नाम होता है। वैसे ही इसका नाम है, ये एक घर है और इसका नाम है कैपिटल ए, और ये एकदम सेट है। इसमें अरेंजमेंट है, कैसे अरेंजमेंट है कि ये सारे इसमें ऑड नंबर है, ठीक है। इस घर में कौन है, ऑड नंबर है। कैसे ऑड नंबर, 10 से एकदम लेस वाले, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड हो गया, तो इसलिए ये सेट हो गया, ठीक है। और भी आप कोई सा भी सेट ले सकते हो, कैपिटल बी से लिखेंगे हम लोग, कोई दूसरा सेट लिखेंगे, और इस सेट में आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। वॉवेल्स को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो वॉवेल्स कौन से होते हैं, तो इस घर में कौन रहेगा, वॉवेल्स सिर्फ ए के बाद ए, ई, आई, ओ और यू, 5 ही होते हैं। तो एक कोई दूसरा सेट है, मतलब कोई एक दूसरा घर है, तो ये घर बना दो, चलो। तो एक कोई दूसरा घर है जिसमें कौन है, तो वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स क्या डिफाइंड है, वॉवेल्स तो हम डिफाइंड है। वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यहाँ पे हम और भी लिखना पड़ेगा, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी वॉवेल्स हैं वो यहाँ पे इस घर में रहेंगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कौन कौन है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस घर में इंग्लिश लेटर के वॉवेल्स हैं, ठीक है। तो ये भी वेल डिफाइंड हो गया, ठीक है। और भी कुछ भी आप लिख सकते हो अपने मन से, सेट का एग्जाम्पल, ठीक है। और भी आप एकदम ले लो, जैसे नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। आप भी जरा बताइए कि ये क्या वेल डिफाइंड है, यस वेल डिफाइंड है। क्यों है वेल डिफाइंड, क्योंकि इस घर में कौन रहेगा, सिर्फ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होता है, तो इस घर को हम लोग चलते रहने देंगे, ठीक है। ऐसा डॉट 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 दे देंगे और घर को बंद भी कर देंगे, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर है इस घर में, नेचुरल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे, अब वो जितना आएगा, इसलिए यहाँ पे डॉट 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 हम लोग लिख देते हैं, मतलब आगे और सारे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब ये सारे नेचुरल नंबर इस घर में आ गए, ठीक है। वैसे आप और भी डी कोई एक सेट बना सकते हो, क्या, प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 2, या फिर प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर 20 से छोटा, या फिर प्राइम नंबर लेस देन 20। अभी ये 20 से छोटा प्राइम नंबर क्या क्या होगा, तो 1 होता है प्राइम नंबर, नहीं होता है। प्राइम नंबर जिसको नहीं मालूम है एक बार बताया, तो प्राइम नंबर का मतलब हो गया वैसे नंबर जिसके जो कि 2 नंबर से डिवाइड हो, सिर्फ 2 नंबर से। जैसे ये 2 किससे डिवाइड होता है, 1 और 2 से, 2 नंबर से। 3 किससे डिवाइड होता है, 1 और 3 से। 5 किससे डिवाइड होता है, 5 1 और 5 से डिवाइड होता है। लेकिन 4 किससे डिवाइड होता है, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। ये और भी कोई नंबर ले लो, 6 किससे डिवाइड होता है, 1 से, फिर 2 से, 3 से और 6 से। तो ये नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं हो गया। वैसे 1 किससे डिवाइड होता है, 1 तो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, तो ये भी नॉट प्राइम, ठीक है। ये भी प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम के लिए क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर के लिए 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 2 नंबर से डिवाइड होने वाले नंबर लिखने, तो 2 नंबर से डिवाइड होने वाले मतलब प्राइम नंबर यहाँ पे, लेकिन 20 से छोटा। तो 20 से छोटा इस घर में हम लोग लिखेंगे तो वो भी एक सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस घर को बना लो, ये घर हो गया। अब इस घर में क्या रहेगा, 1 तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 तो प्राइम है नहीं। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, उसके बाद 4 नहीं है, 5, 6 नहीं है, 7, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, क्योंकि 9 देखो क्या होता है, 9, 1, 3 और 9, 3 नंबर से डिवाइड हो गया ना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 9 नहीं होगा, 10 तो होगा नहीं, 11, फिर 12 नहीं होगा, 13 के बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 3 से 15 डिवाइड होता है, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 यस, 18 नहीं, 9। यहाँ पे ये एक डी घर है, और इस घर में हम क्या है, तो इस घर में प्राइम नंबर है जो कि 20 से कम है, तो हम 20 से लेस वाले प्राइम नंबर इस घर में आ गए, ठीक है ना।
चलो तो ये हम लोग क्या समझे कि सेट होता क्या है। तो सेट है वेल डिफाइंड, एकदम डिफाइंड है। देखो इस घर में डिफाइंड है कि कौन है भाई, तो प्राइम नंबर है और 20 से छोटा। ठीक है, तो सेट का मतलब हो गया अरेंजमेंट, इसमें हम लोग अरेंजमेंट करें ना। ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा 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 ऐसे। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हम लोग करें हैं। ठीक है, अरेंजमेंट करें हैं वेल डिफाइंड, तो ये डिफाइंड है, यस डिफाइंड है कि ये प्राइम नंबर है और 20 से छोटा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी नंबर को या फिर ऑब्जेक्ट को या फिर थिंग्स को हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि सेट को हम लोग लिखते कैसे हैं। तो लिखने के लिए दो तरीका आता है। ठीक है, आप सेट को दो तरीके से लिख सकते हो। पहला फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और भी डिफरेंट बुक में इसको कहीं कहीं टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है कहीं कहीं। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम, इसका ज्यादा जो प्रचलित है वो प्रचलित क्या है, मतलब ज्यादा क्या बोला जाता है, तो ज्यादा बोला जाता है रोस्टर फॉर्म और इसको सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आपको अगर कहीं टेबुलर फॉर्म अगर मिल जाए तो इसका मतलब हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होगा कि सेट और बिल्डर का मतलब क्या होता है, जैसे ये बिल्डिंग बनाया गया है तो कौन बनाता है, बिल्डर बनाता है ना, वैसे ये भी बिल्डर है मतलब बनाने वाला। तो सेट बिल्डर मतलब कि सेट का बिल्डर, सेट को बनाने वाला। देखो ये एक याद करने का तरीका है। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म या तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड तीसरी बात कॉमा। ठीक है, कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं और इसमें हम लोग नॉट एलिमेंट, एलिमेंट को हम लोग नहीं लिखते हैं, उसके प्रॉपर्टी को लिखते हैं। ठीक है, उसके प्रॉपर्टी को लिखेंगे, उसके प्रॉपर्टी को लिखेंगे या फिर उसके डिफिनीशन, मतलब वो चीज कैसे डिफाइन किया गया है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मतलब सेट को बनाने वाला फॉर्म। तो सेट कैसे बनता है, सेट तो एलिमेंट से बनता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको हम लोग एलिमेंट नहीं लिख करके उसका प्रॉपर्टी लिखते। ठीक है, या फिर उसका डिफिनीशन लिखते। जैसे यहाँ पे हम लोग पिछला जो एग्जांपल जो हम लिए थे, देखो एग्जांपल क्या होता है, देखो ए कोई एक सेट है और इसमें हम लोग देखो सेट को लिखेंगे कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म को। देखो हम लोग क्या लिखेंगे कि एक्स ये सच दैट, अभी हम लोग इसको और भी अच्छे से हम समझेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 एंड ऑड नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो ए कोई एक सेट था, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिए थे, पिछले एग्जांपल में। देखो क्या है कि ए कोई एक सेट है, सेट का मतलब क्या होता है घर, तो ए कोई एक घर है। ठीक है, और इस घर में कौन है, तो एक्स है, इस घर में कौन है, एक्स है। सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स के बारे में हम लोग उसका प्रॉपर्टी बता रहे हैं या फिर उसका हम लोग डिफिनेशन बता रहे हैं कि भाई ये जो ए है ना, इसमें कोई एक्स रहता है। ठीक है, इस घर में एक्स कौन रहता है, अगर हम लोग उसकी प्रॉपर्टी अगर बता दें तो वो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है, तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब सेट को बनाने वाला फॉर्म। तो सेट कैसे बनता है, तो सेट बनता है उसकी प्रॉपर्टी से या फिर उसके डिफिनेशन से। मतलब वेल डिफाइंड है, तो डिफाइंड क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका प्रॉपर्टी होगा या फिर कुछ ना उसका डिफिनेशन होगा। तो सेट को बनाने वाले जो भी प्रॉपर्टी है या फिर जो भी डिफिनेशन है, अगर उसको हम लोग लिख देते हैं तो वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर, देखो ये थ्योरी अगर इसका पढ़ोगे ना, देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन थ्योरी लिखे क्या, नहीं लिखे ना, एग्जाम्पल देंगे क्योंकि एग्जाम्पल ही मेन होता है, एग्जाम्पल देंगे लेकिन थ्योरी नहीं, क्योंकि थ्योरी अगर मैथ में थ्योरी पढ़ने लगे तो फिर मैथ में मजा नहीं आएगा। और आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, गलत क्या करते हैं, थ्योरी लगते हैं नोट्स बनाने। ठीक है यार, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, नोट बना रहे हैं, अरे नोट्स सिंपल बनाना है। ये देखो कितना हो गया कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो नॉट एलिमेंट, एलिमेंट हम लोग इसमें लिखते नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसका डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे अगर आप पढ़ते हो ना तो मैथ आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और नहीं तो ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगने वाला है, मैं पूरे एक भी डिफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये नहीं कि बड़े बड़े डिफिनेशन लिख देना ना। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे तभी ये चैप्टर आपको समझेगा, नहीं तो डिफिनेशन अगर पढ़ोगे तो कभी नहीं समझेगा। ठीक है ना, चलो तो क्या हम लोग देखते हैं कि हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब तो सेट को बनाने वाला, ये चीज तो क्लियर है। उसके बाद ए कोई एक सेट है, सेट का मतलब घर। ठीक है, तो ये कोई एक घर है और इसका हम लोग प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि इसमें कौन रहता है, तो एक्स रहता है। इस घर में कौन रहता है, तो एक्स रहता है। सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, मतलब एक्स का हम लोग प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ जॉब करता है, उसकी प्रॉपर्टी पूरी बता रहे हैं कि एक्स इज नेचुरल नंबर। एक्स जो है ना वो तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, और लेस देन 10 से भी छोटा है, एंड ऑड नंबर। ठीक है, उसका हम लोग पूरा प्रॉपर्टी बता देंगे, तो प्रॉपर्टी बता देंगे लेकिन एलिमेंट नहीं लिखेंगे, तो वो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया इसका
सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर हम लोग इसी का अगर एलिमेंट अगर लिख दे और कर्ली ब्रैकेट के साथ और कॉमा के साथ अगर लिखे, तो ये तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब घर, तो घर बना दो। अब इस घर में कौन है, तो x इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर है और 10 से छोटा है और ऑड नंबर है, तो क्या होता है नेचुरल नंबर 10 से छोटा, तो 1 और ऑड भी होना चाहिए, 1 2 तो होगा नहीं, 2 ऑड नहीं है, 3 5 7 और 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सारे नेचुरल नंबर है, यस। लेस देन 10, 10 से छोटा है, यस। एंड ऑड नंबर है, यस। तो इसके हम लोग प्रॉपर्टी को अगर लिख देते हैं, अगर हम लोग उसके प्रॉपर्टी को अगर लिख देते हैं तो वो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर हम लोग एलिमेंट को अगर लिख देते हैं, अगर एलिमेंट को अगर लिख देते हैं तो वो क्या हो गया, एलिमेंट को अगर लिख देते तो वो हो गया रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में बस इतना सा ही डिफरेंस है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं सिर्फ उसका प्रॉपर्टी, सेट बिल्डर फॉर्म में उसका हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट लिखते हैं, बस। ठीक है ना, चलो और भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ए कोई एक, बी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, बी कोई एक सेट है और इस घर में क्या रहता है, एक्स रहता है, सच दैट एक्स इज, ठीक है, एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन करें कि B जो है, मतलब B एक घर है और उस घर में, इस घर में कौन रहता है, X रहता है, सच दैट, इसको हम लोग रीड करेंगे सच दैट। ठीक है, अभी ये बहुत मिलने वाला है 12 में भी और 11 में भी, इसको याद रख लें, सच दैट। ठीक है, और जैसा मिलते जाएगा मैं और भी बताते जाऊंगा, फिलहाल तो अभी सच दैट मिला, तो ये 2 डॉट का मतलब हो गया सच दैट। तो एक्स सच दैट मतलब सच दैट, उसका हम लोग प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ठीक है, वो एकदम ऐसा है, सच दैट का मतलब क्या होता है, ऐसा है। ठीक है, वो ऐसा है, तो ये सच दैट मतलब एक्स सच दैट मतलब एक्स इस घर में कौन रहता है, तो इस घर में राम रहता है, और सच दैट का मतलब इस प्रकार रहता है कि वो यहाँ जॉब करता है, यहाँ खाता है, यहाँ ऐसे रहता है, वैसे रहता है। ठीक है, उसकी हम लोग पूरी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। तो इस घर में, बी घर में कौन रहता है, तो एक्स रहता है, सच दैट उसका हम लोग प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं कि वो मतलब कैसे रहता है, तो एक्स इज सॉल्यूशन, सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका जो सॉल्यूशन आएगा वही एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, इसका प्रॉपर्टी लिखे हैं ना, इसका हम लोग प्रॉपर्टी लिखे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, अभी इसी का अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म अगर लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में तब क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। देखो, रोस्टर फॉर्म का मतलब इसमें एलिमेंट लिखना होता है, तो इसमें एलिमेंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक्स का वैल्यू प्लस का और माइनस का 3। ठीक है, दोनों आएगा, प्लस का भी और माइनस का भी 3। तो इस सेट में क्या आएगा, प्लस का 3 और माइनस का 3, तो पहले हम लोग माइनस 3 लिख लेते हैं और फिर प्लस 3। ठीक है, तो इस घर में बी में क्या आएगा, माइनस 3 और प्लस 3, तो इसमें हम लोग क्या लिखे, एलिमेंट लिखे। अगर हम लोग एलिमेंट अगर लिखते हैं, एलिमेंट अगर लिखते हैं तो क्या हो गया, वो रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो एलिमेंट अगर लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म और प्रॉपर्टी लिखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ओके, ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग आगे देखो कंटिन्यू करते हैं। तो आगे एक हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ए कोई एक सेट है, मतलब ए कोई एक घर है, सेट का मतलब घर, तो ए कोई एक घर है और उस घर में कौन रहता है, तो उसकी प्रॉपर्टी बता गई है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि उस घर में एक्स रहता है, सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड बुक्स। ठीक है, मतलब एक्स क्या है, तो एक्स जो है वो लेटर ऑफ वर्ड्स बुक्स, मतलब बुक्स के वर्ड्स में, मतलब बुक एक वर्ड है, उस वर्ड में जितने लेटर आते हैं वो सारे लेटर इस घर में रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, क्या है, तो प्रॉपर्टी लिखे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी लिखे हैं, तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है ना, अभी इसी का रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसी का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। देखो, एक पहले घर बना दो। अभी एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड्स बुक्स, तो बी और 2 बार ओ और के और एस। ठीक है, ये ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन ओ जो है 2 बार आ गया। तो अब एक घर में, मतलब घर में कौन कौन रहता है, ठीक है, तो कितनी बार नाम रहता है या फिर उसका ऑर्डर क्या है, वो कोई मैटर नहीं है। ठीक है, जैसे ओ जो है 2 बार नाम कैसे रहेगा, ठीक है, तो इसको 1 बार ही रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब किसी भी हम लोग लेटर को या फिर वर्ड्स को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। अच्छा, पहली बात, यहां तो हम लोग क्या लिखे, एलिमेंट लिखे, एलिमेंट लिखे हैं, तो ये क्या हो गया, रोस्टर,
रोस्टर फॉर्म, ठीक है। यहाँ हम लोग प्रॉपर्टी लिखे थे तो सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ एलिमेंट लिखे तो रोस्टर फॉर्म। अभी यहाँ पे याद क्या रखना था, तो याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग किसी भी एलिमेंट को एलिमेंट नॉट रिपीट, ठीक है, एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओ अगर 2 बार आता है तो इसका मतलब 2 बार नहीं। जैसे यहाँ पे मान लो कि बी अगर 2 बार अगर आता है, ठीक है, मान लेते कोई वर्ड होगा जिसमें बी 2 बार आ गया, तो भी हम लोग 1 बार ही लिखेंगे, इतना ही आएगा, ठीक है, कि इस घर में कौन कौन रहता है, तो बी रहता है, ओ रहता है, के रहता है, एस रहता है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग आगे इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो बिलोंग्स टू, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। देखो बिलोंग्स टू, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो लिखते हैं देखो ये ऐसा साइन देकर के और यहाँ पे एक काट देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। देखो ये साइन, तो ये साइन देखो सी लिख लो और सी लिख करके बीच में एक ऐसा डाल दो, ठीक है। ये एकदम ई के जैसा, लेकिन ई नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ई लिख दो, ई नहीं है, आपको करना क्या है, सी लिख करके बीच से काटना है, ठीक है। मतलब सी लिख करके बीच से काटोगे तो वो होता है बिलोंग्स टू। अब ये इसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू का, जैसे मैं अगर पूछूं कि आप कहां से बिलोंग करते हो, आप कहां से बिलोंग करते हो, आप इंडिया से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप यूपी से बिलोंग करते हो, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो आप कहां से बिलोंग करते हो, ठीक है ना। तो बिलोंग का मतलब कि कहां से आप आते कहां से हो। तो अगर हम लोग लिखे कि ये वन कहां से आता है, तो 1 ए से आता है। देखो 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब ये कोई एक सेट है, ये कोई एक सेट है और ये 1 जो है उस सेट से आता है, ठीक है। जैसे एक कंट्री है इंडिया और आप उसमें से आते हैं, एक कंट्री है इंडिया, मध्य प्रदेश जो है कहां से आता है, मध्य प्रदेश कहां से आता है, इंडिया से आता है, ठीक है। वैसे राजस्थान कहां से आता है, इंडिया से आता है, दिल्ली कहां से आता है, इंडिया से आता है, महाराष्ट्र कहां से आता है, इंडिया से आता है, ठीक है। तो वैसे 1 कहां से आता है, तो 1 आता है ए से। 2 कहां से आता है, तो 2 भी ए से आता है, ठीक है। 3 कहां से आता है, तो 3 भी ए से आता है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो कि 1 2 3 4 5 ये सब ए से आते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे अगर लिखूं 6, अब बताओ 6 कहां से आता है, 6 कहां से आता है। अगर मैं तो बोलूं ढाका, ढाका कहां से आता है, तो ढाका तो नेपाल में है। जैसे मैं बोलूं कि और कोई दूसरी शहर का नाम आप ले लो, ठीक है, कराची पाकिस्तान में है, तो कराची कहां से आता है, इंडिया से आता है, नहीं आता है, ठीक है। वैसे न्यू जर्सी हो गया, आप न्यू जर्सी का नाम नहीं सुनेंगे। लंदन का तो नाम सुने होंगे, लंदन, पेरिस, ये तो ज्यादा हाईलाइटेड है। तो लंदन इंडिया से आता है, तो नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नॉट लिखेंगे, ठीक है, कि ये लंदन इंडिया से नहीं आता है, मतलब 6 ए से नहीं आता है, ठीक है। तो ये 1 मतलब मध्य प्रदेश ए से आता है, मतलब इंडिया से आता है, ट्रू। 2 मतलब राजस्थान इंडिया से आता है, ट्रू। अब ये 6 मतलब लंदन जो है इंडिया से आता है क्या, नहीं आता है, तो काट दो उसको, नहीं आता है भाई, ठीक है। तो ये आता है और अगर काट दिए तो नहीं आता है, तो 6 ए से नहीं आता है, ठीक है, 6 ए से नहीं आता है, 2 ए से आता है, 1 ए से आता है। तो बिलोंग्स टू का मतलब कहां से आता है वो, ठीक है। वैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले समझे थे कि ये 2 लाइन का मतलब सच दैट, ठीक है, इसको याद रखना है। अभी ये छोटी सी चीज का अभी तो ये बहुत कम काम आएगा, 11th में तो कम काम आएगा। ये जो अभी हम लोग जो समझेंगे ये 12 में काम आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा काम आता है। या फिर आप जब फंक्शन पढ़ोगे तो वहां भी काम आने वाला है, जब भी फंक्शन पढ़ोगे तो काम आने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के सारे सेट को हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, एन, कैपिटल एन का मतलब हो गया एक ऐसा घर जिसमें कि सारे नेचुरल नंबर है। अगर हमने कहीं भी अगर एन अगर लिख दिए, इसका मतलब कि ये क्या दिखाता है, तो ये एक घर को दिखाता है जिसमें सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर हमने डब्ल्यू अगर लिख दिया, इसका मतलब उस घर में सारे होल नंबर है, ठीक है। अगर हमने जेड अगर लिख दिया, मतलब उस घर में सारे इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर मतलब निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, -2 -3 -1 फिर 0 1 2 3 4, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव। मतलब इस जेड का मतलब हो गया इंटीजर का घर, डब्ल्यू का मतलब हो गया होल नंबर का घर, एन का मतलब हो गया नेचुरल नंबर का घर, ठीक है। वैसे जेड प्लस का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। जेड प्लस, जेड का मतलब इंटीजर और ऊपर अगर हमने प्लस अगर लगा दिया ऐसा, जेड प्लस का मतलब इंटीजर का प्लस वाला, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। जेड माइनस मतलब निगेटिव इंटीजर, ठीक है। चलो तो ये चीज तो हम लोग समझ गए। तो जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, 1 2 3 4 5, जीरो नहीं आता है क्योंकि जीरो जो है नॉट पॉजिटिव नॉट निगेटिव, ठीक है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। जैसे देखो अगर आप यहाँ ये साइड इंडिया है, ठीक है, इस साइड इंडिया है और इस साइड पाकिस्तान है, और अगर आप इस बाउंड्री पे अगर हो तो कहां पे हो, बाउंड्री से अगर एक कदम आगे गए तो इंडिया में, एक कदम पीछे आए तो पाकिस्तान में, लेकिन वहीं पर आ गए तो कहीं नहीं है, जीरो। अगर यहाँ पे अगर जीरो है और इस साइड पॉजिटिव है, इंडिया पॉजिटिव, और इस साइड निगेटिव है, पाकिस्तान,
तो अगर आप थोड़ा सा अगर आगे जाओगे तो पॉजिटिव, थोड़ा सा अगर पीछे आओगे तो निगेटिव। जैसे थोड़ा सा आगे गए 1 पे तो ये पॉजिटिव, थोड़ा सा अगर पीछे आए -1 पे तो निगेटिव। लेकिन अगर 0 पे अगर आ गए तो 0 ना तो पॉजिटिव में है ना तो निगेटिव में है, मतलब 0 ना तो इंडिया में है ना तो पाकिस्तान में, वो तो बॉर्डर है, तो बॉर्डर है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 होता है, 0 तो नहीं होता, ये तो मालूम हो गया। चलो तो ये 1 2 3 4 पहले देखा कहीं है क्या? 1 2 3 4 देखा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हम लोग लिखते हैं, मतलब जेड प्लस को हम लोग क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। क्योंकि ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पॉजिटिव इंटीजर समझ गए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से लिखते हैं, ठीक है, क्यू। और इसको हम लोग सेट में ऐसा नहीं लिख सकते, हम लोग आगे जब इंटरवल जब हम पढ़ेंगे तब लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर 1 लिख ले और फिर 2 लिख ले तो इसके बीच में क्या होता है? इनफाइनाइट रेशनल नंबर, ठीक है। 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसा तो बहुत सारा इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, और रियल नंबर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस तीनों को हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए दूसरा फॉर्म आता है इंटरवल फॉर्म, ठीक है। उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग रेशनल नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे? क्यू से। ई रेशनल नंबर को हम लोग टी से लिखते हैं, रियल नंबर को आर से लिखते हैं, ठीक है। रियल नंबर को आर से लिखते हैं, ठीक है ना। चलो एक चीज और है यहाँ पे कि अगर ऐसा अगर बोला जाए नॉन निगेटिव इंटीजर, अब बताओ क्या है नॉन निगेटिव इंटीजर में? क्या आएगा, ठीक है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा? निगेटिव वाले इंटीजर को हटा देना। तो निगेटिव वाला इंटीजर क्या है? -1 -2 -3, तो ये सब -1 -2 -3 हटा दो तो क्या बचेगा? 0 1 2 3 4। तो इसमें बचेगा 0 1 2 3 4। और ये कहीं देखा लग रहा है क्या? 0 1 2 3 4 कहां देखा लग रहा है? डब्ल्यू में। अरे भाई, तो डब्ल्यू हो गया, ठीक है। तो ये डब्ल्यू भैया हो गया, ठीक है ना। तो नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर, ये निगेटिव वाले इंटीजर को हटा दो तो नॉन निगेटिव वाले क्या बचेगा? 0 1 2 3 4, और इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डब्ल्यू, ठीक है ना। तो हम लोग समझ गए नेचुरल नंबर को एन से लिखते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को जेड से, पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से, रेशनल नंबर को क्यू से। अच्छा, क्यू प्लस का मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्यू माइनस का मतलब निगेटिव रेशनल नंबर, जेड माइनस का मतलब निगेटिव इंटीजर, ठीक है। वैसे ये ई रेशनल नंबर को हम लोग टी से लिखते हैं, रियल नंबर को आर से लिखते हैं। इतना तो हम समझ गए। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करो, और घर पे जाओ, घर पे ही हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बनाइए, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का बनाइए। और इसमें अगर आपने पूरा क्लास अगर ढंग से देखा है ना, अच्छे से देखा, अगर कॉपी लेकर के समझ के लिखे हैं तो एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं फंसना चाहिए। वैसे जो भी आप फंसेगा कमेंट करो, कहीं भी अगर डाउट हो, थ्योरी समझने में अगर डाउट हो, एग्जाम्पल समझने में अगर डाउट हो, या फिर एक्सरसाइज बनाने में अगर कोई भी अगर डाउट हो, आप मैसेज करिए, कमेंट करिए। एनी टाइम हम लोग आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।